नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। एट्रियल फिब्रिलेशन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में और जानकारी हम हासिल करते हैं। आइए जानते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट और उसके प्रिवेंशन, इन सब के बारे में। कई पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या एट्रियल फिब्रिलेशन को रोका जा सकता है या इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन सामान्यतः हार्ट की बाकी बीमारियों की तरह ही, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप ओवरवेट नहीं हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल अच्छा है, यूजुअली ऐसे मरीजों को एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ हृदय में एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। आपके हार्ट में किसी तरह की समस्या है या शरीर में किसी तरह की और लंबी बीमारी अगर चल रही है तो आपको एट्रियल फिब्रिलेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रिवेंशन की जहाँ तक हम बात करें, रोकथाम की बात करें, तो आपको जितना आप अपनी दिनचर्या को, अपने हार्ट को, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, जितना स्ट्रेस लेवल कम रखेंगे, आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम के होने की संभावना कम है। जिन व्यक्तियों को हार्ट डिजीज़ डायग्नोज्ड है, जिनको पहले से पता है कि भाई मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, विशेषकर उन मरीजों को जिनको वाल्व की समस्या है, अगर हम किसी भी वाल्व की बीमारी को बहुत लंबे समय तक खींचते हैं, बहुत लंबे समय तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते या आपको सर्जरी एडवाइस की गई है और आप सर्जरी को डिले कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो जैसा मैंने बताया कि हार्ट पे तनाव जब बढ़ता जाता है तो अचानक हार्ट का जो एट्रिया है उनमें ये अनियमित मूवमेंट शुरू हो जाती है और आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर भी आपने अगर कुछ डिले किया तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है। और हम सैकड़ों मरीजों को देखते हैं जिनका हमने वाल्व सर्जरी कर दी, बीमारी को ठीक कर दिया, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन फिर ठीक नहीं होता, वो बीमारी बनी रहती है। एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी जितने लंबे समय तक परसिस्ट करती है ट्रीटमेंट से पहले, उसके बाद में ठीक होने की संभावना उतनी कम हो जाती है। अगर आपने इलाज समय से करवा लिया, जल्दी करवा लिया, वो हार्ट की कोई भी बीमारी हो, तो बहुत संभावना है कि एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम आगे आपको नहीं होगी, या हुई थी तो वो ठीक हो जाएगी। अब आते हैं कि अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उपचार क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन में मुख्य समस्या जो आती है वो आती है कि आपकी धड़कन तेज हो जाती है। जिन व्यक्तियों को कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है, उन व्यक्तियों में हम सामान्यतः ऐसी कुछ दवाइयाँ देते हैं जो आपके हार्ट के तनाव को कम करती हैं और जो आपकी धड़कन को कंट्रोल करके रखती हैं, धड़कन को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। वो दवाइयों को नियमित खाने से आपको ये जो रह के पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको हार्ट की कोई पैथोलॉजी है, कोई प्रॉब्लम है और आप उसको टाल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार होगी और किसी भी दवा से वो चीज़ बहुत दिन तक कंट्रोल में नहीं रह सकती जब तक कि आप मूल कारण को, जो मेन पैथोलॉजी है, उसको ठीक ना करें, उसकी सर्जरी ना करवा लें। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट में हम मेनली धड़कन को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ बहुत ही सेंसिटिव दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को अपनी मर्जी से ओवर द काउंटर लेके हम उपयोग ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करें, क्योंकि ये दवाइयाँ कई बार इनके दुष्परिणाम भी होते हैं। जब इन दवाइयों का ओवरडोज हो जाता है और कई बार धड़कन बहुत नीचे चली जाती है, या इसके और भी दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बहुत कई बार गंभीर होते हैं। अगर आपका हार्ट रेट या धड़कन आपकी कंट्रोल में रहती है तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका जो आउटपुट है हार्ट का वो ज़्यादा बेहतर होता है, आपको थकान कम होती है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बेहतर रहती है। एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीजों को मैं एक और सलाह देना चाहूँगा। जिन व्यक्तियों को रह के एट्रियल फिब्रिलेशन होता है या जिन व्यक्तियों को लगातार एट्रियल फिब्रिलेशन बना रहता है, उन व्यक्तियों को कोई भी हेवी वर्क या हेवी एक्सर्शन बहुत लंबे समय तक अवॉइड करना चाहिए। जैसे रनिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, या कोई हेवी वेट लिफ्ट करके कहीं जाना हुआ। इस तरह के काम करने से एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा अपना जो जॉब प्रोफाइल है, अपना वर्क प्रोफाइल है, उसको हल्का रखें, बहुत एक्सर्शन को अवॉइड करें, और अगर अनअवॉइडेबल है तो भी आप थोड़ा रुक के आराम से काम करें, क्योंकि अदरवाइज आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो एट्रियल फिब्रिलेशन का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रीटमेंट का, वो है कि आपको क्लॉटिंग की टेंडेंसी हार्ट में बढ़ जाती है और उस क्लॉट के निकल के एम्बोलिज्म की संभावना
संभावना, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो जिन व्यक्तियों को भी एट्रियल फिब्रिलेशन लंबे समय तक चलता है, कई दिनों तक या महीनों तक या लंबे समय तक परमानेंटली ही एट्रियल फिब्रिलेशन है, ऐसे व्यक्तियों को बिना नागा खून पतला करने की दवा खाना बहुत ज़रूरी है। ये एक वेल नोन फैक्ट है, एक तथ्य साबित किया हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन है लंबे समय से, उनमें स्ट्रोक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ब्लड थिनर निश्चित रूप से खाना चाहिए, और आजकल मार्केट में बहुत सारे सेफ ब्लड थिनर आ गए हैं जिनके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं और आप उसको लेकर सुरक्षित रह सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन को परमानेंटली ठीक करने के लिए, जिन व्यक्तियों को क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन है, कुछ हार्ट की सर्जरीज भी होती हैं और कुछ एब्लेशन टेक्निक्स भी होते हैं जिनसे कि हार्ट की मांसपेशियों को, तंतुओं को जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करती हैं, उनको जला दिया जाता है, उनको बर्न कर दिया जाता है, और उससे एट्रियल फिब्रिलेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वो सर्जरीज बहुत प्रचलन में नहीं है और ये 100% सक्सेसफुल भी नहीं है, इसलिए इनको बहुत कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता डे टू डे प्रैक्टिस में। मुख्यतः एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट के रेट को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का ही उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन से हमें खुद को बचाना है तो हम खुद को स्वस्थ रखें, और अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी ऑलरेडी है तो दवाइयों का ध्यान रखना है, विशेषकर खून पतला करने की दवाइयाँ और दिल के धड़कन को कंट्रोल करने वाली दवाइयों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और एट्रियल फिब्रिलेशन के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो हार्ट की मेन पैथोलॉजी है उसका ट्रीटमेंट हमें जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य पर, तब तक के लिए नमस्कार।